नहीं, पेज नंबर 250 पेज नंबर 250 निकल से रिलेटेड टू कैलकुलेट करेंगे। चलिए जी, दो एग्जांपल्स लिखेंगे पेज नंबर 250 पे। एक पेज नंबर 250 पे एग्जांपल और एक पेज 251 पे। इन दोनों को जरा होमवर्क रखें। पेज नंबर 253 पर ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स का होगा। ये चले मेरे वाले बच्चे इकट्ठे होने में 2-3 मिनट लगते हैं ना। पेज नंबर 250 वाली एग्जांपल करवाएं। पेज नंबर 250 एग्जांपल, एंटिटी पी एक्वायर्ड entity P acquired 30% shares of entity A during 2011 at a cost of rupees 147,000 when the net assets of entity A were 3,50,000. At 31st December 2015, the net assets of entity A were 6 lakh. In the year to 31st December 15, the profit after tax of entity A were 80,000. What figures will be included for the associate in consolidated statement of entity P for the year to 31st December 15? सिंपली सर ये सारी स्टोरी में भी वंस अगेन क्या होना, सबसे पहला काम एनालिसिस ऑफ इक्विटी किस डेट पे, सर किस डेट पे होना सर, करवाए पेज नंबर सर वही सर 248 + 2। वैसे तो नहीं मान रहे, कोई और तरीका अडॉप्ट करता हूँ। 251 - 1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ऑप्शंस आर अवेलेबल। पेरेंट हैज, करवा दें सर जी, पेरेंट हैज हाउ मच इन एसोसिएट, एक्विजिशन डेट बताएं, एक्विजिशन डेट बताएं सर, ईयर तो बताना यार, अगर डेट नहीं तो पता कब ही एक्विजिशन। शेयर कैपिटल बताएं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह ढूंढना, क्या डायरेक्टली वही है जो होना चाहिए। What is the amount of net assets of associate? 350,000. Investors share, बेटा कैलकुलेटर अलाउड है यार, खुदा का नाम नहीं, क्या हो गया 3,50,000 multiplied by 30%. What is 105,000? Proportionate share of parent and associate, किससे कंपेयर करें सर, सॉरी नेट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो, 147,000, डिफरेंस बता दो, जाने दे गुस्सा यार, अब डिफरेंस बताना बस कर दें, कब डिफरेंस गाइब, गुडविल 147,000 में है सर, अगली वर्किंग करवाएं सर, रिक्वायरमेंट पर सिर्फ क्या फाइंड आउट करना, चलो
सर जी सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर्स निकालनी है, तो क्या बैलेंस शीट की फिगर्स के लिए आगे वर्किंग करनी है सर? सेंस एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट, इस तरह करें, जरा थोड़ा सा चेंज करा जरा। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो टिल कहां तक रुको? लास्ट ईयर। अब ध्यान से देखिए जरा फिगर्स। लास्ट ईयर के एंड पे, लास्ट ईयर के एंड पे नेट एसेट्स बताएं। 6 लाख बताएं क्या? क्या एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स पता है आपको कितने? एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स पता है सर? बैलेंस शीट डेट के नेट एसेट्स पता है सर? नेट एसेट्स को इक्विटी भी कहते हैं। व्हाट इज द इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? ऑन द बैलेंस शीट डेट इक्विटी में कोई चेंज है? एसोसिएट की इक्विटी में कोई चेंज है? कितना चेंज है? कब से कब तक है ये चेंज? मैंने पूछा है सिंस एक्विजिशन टिल द लास्ट ईयर। 6 लाख दोबारा देखें, 6 लाख में इस साल का प्रॉफिट होगा सर? तो साल पिछले साल के एंड पे कितने फिर रिटेन्ड नेट एसेट्स होंगे? नहीं मतलब पहले तो फिगर एडजस्ट करना ना। 6 लाख में से क्या निकालना है, क्या बनाने के लिए? इस चीज का लास्ट क्लोजिंग नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं। So what was the equity at the end of last year? What was the equity on the date of acquisition? What was the change from the date of acquisition till the end of the last year? 180 is another name of 170. 30%. What is 51,000? Double entry. Investment habit. Opening CRE trade. करंट ईयर में वर्किंग करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 80,000 में इन्वेस्टर का शेयर 24,000 की डबल एंट्री। इन्वेस्टमेंट एफर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। बहरहाल अगर सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो 51 और 24 इकट्ठा हो जाता था। ठीक, क्या एंट्री हो जाती? जज़ाकल्लाह जिन्होंने बताया बेटा, ऑप्शनल था ये क्वेश्चन। बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट वर्किंग करवाना। जिसने कहा खुद ही करे, सॉरी यार। 147 प्लस 51 प्लस 24, कैलकुलेशन अलाउड नहीं है, फिगर अज्यूम कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाए, बल्कि इसी पेज पे जाए, इस पेज के एंड पे जो एग्जांपल है उसे होमवर्क लिखें। पेज नंबर 253 पर ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या नोट करना? पेज नंबर 253 पेज। छोड़ो यार, क्या हो गया, क्यों जज्बाती हो रहा है? पढ़ाई तो होती रहती है। पेज नंबर 253 से कोई नहीं गदा करनी यार, कोई काम, ये कोई काम था करने वाला। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एसोसिएट। क्या एसोसिएट इन्वेस्टर को डिविडेंड दे सकता है? दे सकता है सर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस दैट आर डिक्लेयर्ड बाय एसोसिएट मस्ट बी सेट ऑफ। ये जो बहस होने लगी इसके लिए आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, बात हो चुकी है।
एग्जांपल पढ़े जरा पहले इसकी, बाद में ये पैराग्राफ पढ़ते हैं. P company with subsidiaries means P company will prepare consolidated financial statements. किसकी वजह से? सब्सिडीज की वजह से, एसोसिएट की वजह से. अगर पेरेंट की सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कब है? The P company which subsidiaries acquires 25,000 of the 100,000 ordinary shares in Almond Company for rupees 60,000 on 1st January 2018 when the net assets of Almond were 1,50,000. In the year to 31st December 2018, Almond Company earns profit after tax of 24,000 from which it declared a dividend of 6,000 at 31st December 2018. How will the company Almond Company's results be accounted for in separate and consolidated financial statements of P Company for the year ended 31st December 2018? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना इन्वेस्टर की, उसमें यकीनन फर्स्ट पेज जाके देखें, 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देख के बोलें कौन कौन सा है. IFRS 9 भी है और इक्विटी मेथड भी है, लेकिन अगर कुछ ना बताया जाए तो लिखने कॉस्ट है, सेपरेट में कॉस्ट है, और जाके उधर देखने कंसोलिडेटेड में तो है ही कौन सा. अगर आप बताया ना गया तो सेपरेट में कॉस्ट मेथड अज्यूम करना आपने, और ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चॉइस नहीं है, सिर्फ कौन सा मेथड ही अडॉप्ट होना, इक्विटी मेथड. जरा रजिस्टर खोलिएगा. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो हमने पढ़ा है उसकी बेस पर जरा अकाउंटिंग करवानी है. किस साल के एडजस्टमेंट्स मांग रहा सर? मेरे ख्याल क्लास में कोई एक बंदा तो कर ले, बाकी की तरफ से हो जाएगा, तो मैं खामोशी से करता हूँ, वो एक मुझे ही होना चाहिए. फॉर द ईयर एंडेड 2030, तो एक ही बात है, क्या हो गया? 2029. जज्बाती हो रहे हैं आप. कोई एक डिसाइड कर ले यार, तू कर ले, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है. जी सर, एक्विजिशन नहीं, मैं सीरियस हूँ, बाकी उन्होंने सरेंडर कर दिया. नहीं रहने रहने जज्बाती हो रहा हूँ, तू तो हो जाए, तेरी मेहरबानी. ये आप मुझे कह रहे हैं. एक्विजिशन डेट क्या है? इसी साल एक्विजिशन है सर, इस साल के शुरू में. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट बाय रुपीज 60,000. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा मेथड, कॉस्ट मेथड ही लिख लेते हैं, मॉडल. जी नेक्स्ट डेट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉस्ट मेथड 31st दिसंबर 18. क्यों रिक्वायर? प्रॉफिट का शेयर रिकॉर्ड करना है, बस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वैसे. किस दिन हो गया? नहीं सर जी, हाँ डिविडेंड डिक्लेयर होकर एंट्री बोले, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, सेपरेट सेपरेट सेपरेट. अब ये चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का मकसद रहा उस मिक्सिंग को भी अलग अलग रखना है. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
कॉस्ट मेथड कैसे? नहीं वो तो हो गया यार। कितना? सारा 6000। 6000 किसने डिक्लेयर किया? ढूंढना जरा वर्ड्स। एसोसिएट ने 6000 डिक्लेयर किया तो सारा ही हमारा 25%। कैसे? परसेंटेज बताई नहीं। लाख में से 25,000 शेयर, बस 25% शेयर लेना। तो अलमंड ने इतना सारा क्यों डिक्लेयर किया? उसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है, उसमें आप भी शेयर होल्डर हैं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। 1500। इस 1500 की डबल एंट्री के इफेक्ट्स गिन लें जरा, मतलब कहाँ कहाँ ये फिगर जाएगी? करंट एसेट्स में और अदर इनकम में। किसकी अदर इनकम में? पेरेंट की अदर इनकम में या आके क्या प्रॉफिट में आ जाएगी? एनी अदर एंट्री इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डिविडेंड रिसीव की इंफॉर्मेशन नहीं है शायद, अभी डिक्लेयर हुआ है, शायद रिसीव ईयर एंड पे है, तो शायद रिसीव का नहीं पता। अगर रिसीव हुआ होता तो क्या करते? तो कैश डेबिट होकर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता, एक और एसेट अपना हेड बदल लेता, रिसीवेबल खत्म होकर कैश आता। चले सर, ये तो स्टोरी होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी डेफिनेटली जी, इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी मेथड? अगर आपसे कुछ शॉर्ट वर्ड्स पूछ रहे हैं, अभी तक क्या समझ आया इक्विटी मेथड? मेरी सजेशन ये है कि जरा वो जो एंट्रीज मैंने शुरू में लिखवाई थी, कहाँ लिखी थी? रजिस्टर। वैसे आज इस तरह कीजिएगा, वो रजिस्टर वाली जो एंट्रीज है ना, इस चैप्टर के जो फर्स्ट पेज पे कुछ जगह बना के, या उससे पिछले पेज पे 242 पेज के नीचे एंड में जगह है, तो उन एंट्रीज को जरा अगर इधर लिख लें, शायद रजिस्टर में तो पता नहीं किधर रह जानी है, तो बाद में जरा नजर आती रहेंगी। तो घर का काम भी करते रहते हैं, रिवीजन भी करते रहते हैं, तो रजिस्टर में तो काफी नीचे चले जाते हैं पेजेस। तो इक्विटी मेथड की 4 एंट्रीज जो है अगर तरतीब से ध्यान में रखी जाए। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई, पहली बात इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई, फिर प्रॉफिट शेयर आया, और उसके बाद फिर डिविडेंड की एंट्री, बाकी तो कैश वही है। तो प्रॉफिट शेयर की डबल एंट्री के इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट है, बाकी वो ठीक है, अगर आपको पता हो कि पिछले साल का तो सिर्फ सीआरई हो जाएगी, सिर्फ बैलेंस शीट है तो सिर्फ सीआरई, वरना प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो इसी एंट्री में वेरिएशन है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। और अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो रिसीवेबल डेबिट, और फिर इन्वेस्टमेंट इसलिए क्रेडिट है क्योंकि आपने पहले अपना शेयर ले लिया, वो इन्वेस्टमेंट में आपने डेबिट कर लिया। तो फोर्थ एंट्री तो वही है शायद जो लेफ्ट साइड पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इक्विटी मेथड? दूसरी एंट्री की वजह से तीसरी एंट्री में फर्क है। एवरी अदर थिंग रिमेन्स, पहली भी सेम है, देखें, फोर्थ भी सेम है, दूसरी हो जाने की वजह से तीसरी में थोड़ा चेंज है। बल्कि अगर दूसरी और तीसरी को गौर से देखें तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो शायद वैसे ही कट रही है, और नेट वही एंट्री है जो कॉस्ट मेथड में। देखेंगे इस नजर, रिसीवेबल डिविडेंड है और शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्ड है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इक्विटी मेथड में प्रॉफिट शेयर रिकॉर्ड होने के बाद फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन की स्टोरी है। आ जाओ, अभी दोबारा जाना है जहां भी है, जब मैं कहूंगा तो कैंडी दोबारा जरा जाना जी। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए सर, बनने शुरू हो गए सर, और इक्विटी मेथड शुरू हो गए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है? नहीं सर, ये अब कंसंट्रेशन जरा चाहिए थोड़ी सी आपकी। आपने बिल्कुल सही है, 2000 ने दोबारा बोला कि दोबारा एंट्री करेंगे, आपने एंट्री बोली, मैंने कहा दोबारा एंट्री। जरा पहली एंट्री बोलना जो आपने उधर देखी अभी इक्विटी मेथड वाली, क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री ऑलरेडी नहीं होगी? तब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं,
पेरेंट की बैलेंस शीट ध्यान में लाया, पेरेंट की बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये फिगर नहीं आ रही होगी, 60,000 वाली एंट्री देखें अभी थोड़ी देर पहले ऊपर होगी, तो सेपरेट से ही कंसोलिडेशन होनी है। क्या ख्याल है? मसलन जरा पेज नंबर 247 पे देखें जो कल सवाल कर रहे थे। शेयर्स इन आर्सेनिक जो था 30, पेज नंबर 247, 30 कहाँ है? एडीएम पेरेंट की बैलेंस शीट में फिगर आ रही है? क्या ये रिकॉर्ड हो चुकी है? अब अपना आंसर था देखें, इसका आंसर निकाला। क्या आपने ये 30 यहीं से उठाया है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली फिगर ढूंढो, क्या 30 एज इट इज उठाया है? तो ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई भी है। अगर कॉस्ट मेथड अडॉप्ट ही ना हो और आपने इक्विटी मेथड वर्किंग करनी हो तो क्या पहली एंट्री भी खुद ही करनी पड़ेगी? लेकिन अगर कॉस्ट मेथड से वर्किंग हो चुकी हो तो क्या पहली एंट्री हो चुकी हो तो हम दोबारा कर देंगे, हमें करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमने बस किस मेथड से अब किस मेथड पे आना, तो वहां जो हो चुका है अगर सही है, अगर इक्विटी मेथड से मिलता जुलता काम है तो हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं दोबारा वापस आगे? 60,000 क्या आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा? किसकी बैलेंस शीट में सर? तो आप क्या बनाने लगे? तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? एनालिसिस ऑफ इक्विटी। क्या हाल है? एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ ए एसोसिएट, कंसोलिडेशन करते हुए सीधे कहाँ पहुंच गया? इधर क्यों पहुंचे वैसे? इधर भी गुडविल ही आनी है, ये हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक होता है? पेरेंट हैज 25% shares, NCA has no shares, no concept of NCA simply share. At acquisition 1st January 18, जी सर। क्या नेट एसेट्स अवेलेबल है? तो हमें तो शेयर कैपिटल चाहिए होता है, रिटेन्ड अर्निंग सही होती हैं, हमें एक पोजीशन डेट के नेट एसेट्स ही चाहिए होते हैं, विच मींस हम इक्विटी की तलाश में होते हैं। तो क्या इक्विटी हमें गिवन है? और ये तो नेट एसेट्स है। कितने नेट एसेट्स हैं? कितना शेयर हमारा बना? ये सर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000। डिफरेंस की कोई बहस करें? 60,000 गौर से देखें। क्या दिस 60,000 will remain as it is, as in separate financial statements? Any need of change? तो ये 60 कहाँ है? सेपरेट में है, और वहां से ये 60 एज इट इज कहाँ आना शुरू हो गया है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 60 एज इट इज आ गया, और बस बात खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई सर, अभी शुरू हो गई ना। 60 की बहस खत्म हो गई, 60 की बहस खत्म होगी सर। अब किसकी बहस शुरू हो गई? सेंस एक्विजिशन टेल, मेरा ख्याल है सब कुछ मिक्स रखे हैं बार बार, मेरा ख्याल डाटा है इस वक्त। तो चलें एक रिवीजन करें, टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर लिखें सर जी, लिख के क्रॉस कर लेते हैं, क्या ख्याल? तो रिवाइज हो जाएगा। क्या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? क्या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? हाँ नहीं है, और साल के शुरू पे है। प्रीवियस ईयर्स में कब होती है? जब पिछले साल में हो। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर ही है,
तो क्या ये वर्किंग इररेलेवेंट है? क्या दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ इक्विटी मेथड? इक्विटी मेथड कब अडॉप्ट होना है? जब इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशनशिप बनना, और डेफिनेटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप ही नहीं है, आपने मोर देन 20% शेयर्स ही नहीं खरीदे हुए, तो क्या इक्विटी मेथड फिर भी अडॉप्ट होता रहेगा? किस डेट से अडॉप्ट होगा? व्हाट इज द डेट? 1 जनवरी 18, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। ठीक है, तो ये फिगर होती नहीं है नहीं? क्यों नहीं है? एक्विजिशन करंट ईयर जी, करंट ईयर में कुछ चेंज है नेट एसेट्स में? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। ये नेट एसेट्स में चेंज है 24,000? ये तो प्रॉफिट है। देख लें, ये तो इक्विटी में चेंज लग रही है मुझे। कितना चेंज है सर? कितना चेंज है सर? कितना शेयर है सर? क्या ये 6,000 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ है? वो हुआ हुआ है, एंट्री तो देखें पीछे, बच्चों को भी देखें। लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चों ने वाकई ही इसे वंस अगेन बना लिया है कि ये किसी किसी का काम है। 6,000 क्या है और 1,500 क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ है? क्या एंट्री करूं इसकी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें अब सीआरई, ओपनिंग सीआरई वर्ड्स क्यों नहीं होने चाहिए? फॉर द ईयर है, और मैं पूरी बात करना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स बहुत बनानी। 6,000 तो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हो गई थी। कहाँ हो गई थी और कहाँ आ गई? सेपरेट से कंसोलिडेटेड में आ जाएगी। कौन सी एंट्री डेफिनेटली सेपरेट में नहीं होगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली, ये फिर आपने कर ली। ठीक है सर, अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 24,000 में से कितना डिक्लेयर हो गया? 6,000 डिक्लेयर हो गया। डिविडेंड डिक्लेरेशन की एंट्री करवाएं। हम शेयर होल्डर हैं या डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं? हम शेयर होल्डर है, हम शेयर होल्डर, हमें मिलना है या हमें देना है? जी सर, तो एंट्री करवाएं। बच्चों के जरा साथ में ला लेते हैं, सही कह रहे हैं, बच्चे जरा जज्बाती हुए हैं और काफी ज्यादा ही कुछ इधर उधर आज है, मेरे ख्याल है कोई फिजिकली तो है, अल्लाह करे मेंटली भी हो। पहले इनसे पुरानी एंट्रीज से पूछें, कोशिश बहुत कर रहे हैं, इनसे एंट्रीज बोली नहीं जा रही। इन्वेस्टमेंट बड़ी कोशिश की इन्होंने, अभी तक आई नहीं निकल पाया, तो कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट बाद आप, ठीक जी सर, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, हम इक्विटी मेथड में वर्किंग कर रहे हैं। क्या एंट्री होनी चाहिए? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, हमने एंट्री पहले पढ़ी थी, जहां पढ़ी थी वहां निकालना। अब इस एंट्री को जरा कंपेयर करना है साथ, इसके साथ एक लेफ्ट भी एंट्री कॉस्ट मेथड में। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट वाली एंट्री कॉस्ट मेथड में हो चुकी है? और क्या ये अंडरस्टूड बात है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड करेक्टली बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन? अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 6,000 डिक्लेयर हुआ है अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, आप बहरहाल वहीं रहेगा, और 25% शेयर है, तो 1,500 का डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट एंट्री कर ली गई है। कहां पे? अब राइट साइड पे एंट्री देखें। यकीनन अगर कॉस्ट मेथड अडॉप्ट ना होता तो हमारी इक्विटी मेथड में डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री क्या है? रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों है? हमने शेयर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था,
अब प्रॉब्लम ऐसा करिए, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट मेथड में ये होता है, इक्विटी मेथड में ये होता है। लेकिन अगर कॉस्ट मेथड अडॉप्ट हो चुका है और आप कॉस्ट मेथड से इक्विटी मेथड की तरफ आ रहे हैं, तो थर्ड एंट्री दोबारा देखें, थर्ड इन सेंस द टी मेथड, कॉस्ट मेथड वाली, क्या डिविडेंड रिसीवेबल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट एसेट्स देने वाला है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल 1500 आ रहा होगा, तो हम और रिकॉर्ड कर लें, वो एज इट इज आ जाएगा। कहां से कहां? सेपरेट से कंसोलिडेटेड में एज इट इज आ रहा है, वहीं से उठाना ना हमें, तो 1500 तो एज इट इज आ गया। अब अगला हेड देखें जो आपने क्रेडिट की है, सेपरेट में, सेपरेट में इनकम। अब ये इनकम जरा पेरेंट की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाना, पेरेंट की सेपरेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ये इनकम अदर इनकम में आ रही होगी, हमें कोई इतराज सेपरेट में नहीं। लेकिन अब जरा अपनी एंट्री देखें, थर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से ये जो अमाउंट है ये इनकम में नहीं होनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट में से लेस होनी चाहिए। इनकम बढ़ने की बजाय इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए, सेपरेट में या कंसोलिडेटेड में? तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम क्रेडिट हो चुकी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से हमारा इतराज किया है कि इनकम क्रेडिट होने की बजाय इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाए। तो यकीनन अगर कॉस्ट मेथड ना अडॉप्ट हुआ होता और आप इक्विटी मेथड को जीरो से स्टार्ट करते, तो दोबारा रिवाइज करने पहली एंट्री करते हैं आप, पहली एंट्री करते हैं, इस केस में क्यों नहीं हुई? ऑलरेडी हो गई। दूसरी एंट्री आप करते, वो कर रहे हैं क्यों? क्योंकि सेपरेट में नहीं हुई। तो सेकंड एंट्री आपने एज इट इज की, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट बाय रुपीज 6000, 24,000 इंटू 25% शेयर। अब थर्ड एंट्री, क्या सेपरेट में थर्ड एंट्री होती है? होती है। सेपरेट में डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट होती है, उधर उधर कॉस्ट मेथड। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी होती है? होती है, लेकिन हेड्स का फर्क है। तो किस हेड पे हमें इतराज है, किस मेथड से किस मेथड पे आते हैं? हमें डिविडेंड इनकम पे इतराज है, कॉस्ट मेथड से इक्विटी मेथड पे आते हैं। और क्या इतराज है? इनकम क्रेडिट ना हो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो। तो हम शायद एक एडजस्टिंग एंट्री कर रहे होंगे यहाँ, क्या कर रहे होंगे सर? डिविडेंड इनकम डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। आए वापस, क्यों इनकम क्रेडिट, सॉरी इनकम डेबिट? 6000 देखे ना जरा पर, जो पिछली एंट्री में 6000 है, क्या ये 6000 हमारी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आपको नजर आ रही होगी? अच्छा यही रहे, जरा नजर आना शुरू हुआ है कुछ? 6000 कहाँ नजर आ रहा है? अब थोड़ा सा ऊपर जाए जरा, अगर हम और कोई एडजस्टमेंट ना करें तो ऊपर जाए जरा अदर इनकम में, क्या अदर इनकम में 1500 भी आ रहा होगा? तो 6000 आना चाहिए या 1500 आना चाहिए? तो 6000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हमें क्या करना होगा, 1500 कहाँ से निकालना है, कहाँ लेके जाना है? इनकम से कैसे निकालना है? डेबिट करना है। और इन्वेस्टमेंट में से कैसे माइनस करें? उसे क्रेडिट करें। तो अगर इक्विटी मेथड आप जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से मींस कि पहले कॉस्ट मेथड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट भी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट शेयर क्रेडिट भी है, फिर अकॉर्डिंगली डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सब कुछ है। लेकिन हम शायद कॉस्ट मेथड से इक्विटी मेथड पे आया करेंगे, देयरफॉर पहली एंट्री की जरूरत क्यों नहीं रही, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। दूसरी हम किया करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट मेथड में होती नहीं है। और तीसरी को हम शायद एडजस्ट किया करेंगे, कहां से निकाल के कहां लेके जाया करेंगे? इनकम से निकाल के इन्वेस्टमेंट में से लेस किया करेंगे। आई होप कि डबल एंट्री बन जाती है तीसरा बोलने से। इनकम से बाहर निकालेंगे तो इनकम कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है।
ठीक है, तो ये एडजस्टिंग सॉर्ट ऑफ एंट्री है, कन्वर्जन फ्रॉम सॉर्ट ऑफ, कह कि हमने कॉस्ट मेथड को कन्वर्ट किया इनटू इक्विटी मेथड। एनी कंफ्यूजन बारो? एक फाइनल वर्किंग करवा दें आफ्टर ऑल दिस बहस। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? लिख लें वर्किंग। These are 60 plus 6,000 minus 15, 64,500. इक्विटी मेथड ये है कि अगर थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूं इन फिगर्स को देखकर जरा, इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, सही, एंड देन एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन नेट एसेट्स। 6,000 ढूंढने जरा कहीं, ये 6,000 के पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस है, और इन्वेस्टर का शेयर है, ये पूरा ही है, ये शेयर है, प्लस कॉस्ट प्लस पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस में इन्वेस्टर शेयर है। मतलब मैंने सेंटेंस इसलिए बोला ये कहीं आपको नजर आना भी, तो जरा आप रिपीट कर लेंगे। इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ इन्वेस्टर इन पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। पोस्ट एक्विजिशन का मीनिंग पता? कहां से कहां तक? एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक है वो लाइदा इशू के। अगर हमने स्टेटमेंट्स बनानी हो सारी तो पहले हम ओपनिंग तक रुक जाते हैं, फिर हम फॉर द ईयर पे आ जाते हैं। लेकिन कहां से कहां तक की चेंज हम लेते हैं? एक्विजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक की जो चेंजेस हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं। नहीं सर, वो नेट चेंजेस है, नेट चेंजेस है, ये ग्रॉस चेंज है, वो नेट चेंज। तो हमने ग्रॉस चेंज में पहले अपना हिस्सा लिए और चेंज में हिस्सा फाइनल हो गया, सही नहीं? बट्स मेरे समझ आ गया? ये पूरा पूरा चेंज था, वो फिर नेट चेंज है, तो उसमें से हमने फिर इन्वेस्टमेंट कम कर ली ना, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट में 6,000 प्लस किया और 1,500 लेस कर लिया। इन अदर वर्ड्स 4,500 हमने लिए, विच इज 18,000 इंटू 25%। ये सारी पेज नंबर 29 पे 256 पे, सॉरी सॉरी इधर आगे पेज नंबर कौन सा था? 254 था, 254 में। इसमें एक एग्जांपल आ रही, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इक्विटी मेथड। ये मेरा ख्याल आप होमवर्क रखा था, एक वर्किंग जरा कर लीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इक्विटी मेथड? एक नजर खुद से रिवाइज करिएगा। आज अगर हम एक आखिरी मेन इशू को जरा टाइम दें, पेज नंबर 255 पे इकट्ठे हो। अब दो छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने होमवर्क दे दी है, पता है कौन कौन सी? कौन कौन सी? पेज नंबर 255 के स्टार्ट पे लिखा होगा इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस। जिस तरह पेरेंट और सब्सिडरी में आपस में ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, इसी तरह क्या इन्वेस्टर टू एसोसिएट या एसोसिएट टू इन्वेस्टर भी आपस की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो उसको फिर इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। दो वर्ड्स लिखे हुए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो इनकी साइंस की तरफ नहीं जाइएगा, इसका मीनिंग बस पढ़ लीजिएगा। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन ये है एसोसिएट टू इन्वेस्टर अगर ट्रांजैक्शन हो रही है। अब शायद इसलिए कहा जा रहा है कि एसोसिएट से इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बड़ा समझा जा रहा है, कहां से कहां आ रहे हैं, तो अपस्ट्रीम है, और वाइस वर्सा बोले तो ये ट्रांजैक्शन एसोसिएट टू इन्वेस्टर भी हो सकती हैं और इन्वेस्टर टू, ये वही चीज है, को समझ आती है कि किसी से बात करने लगा नहीं, मतलब किस चीज की बहस करने लगा? चीजें सेल हो गई, गुड स्टॉल हो गई, या फिक्स एसेट सेल हो गई, तो इंटर कंपनी प्रॉफिट्स, वही बहस होने लगी। पढ़े ना फर्स्ट पैराग्राफ, transaction between an associate and the investor would include unrealized gain losses, हो सकते हैं
डेफिनेटली स्टॉक्स बचे हैं। अगर स्टॉक्स नहीं बचे तो क्या प्रॉफिट्स लॉसेस रियलाइज हो जाते हैं? अब डिफरेंसेस आपने जरा नोट करने हैं जो कंसोलिडेशन में होते थे जब सब्सिडी थी, और जो एसोसिएट में है जब इक्विटी मेथड यूज हो रहा है। पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है, ओनली द इन्वेस्टर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सच ट्रांजैक्शंस मस्ट दस बी एलिमिनेटेड। देखिए पेरेंट सब्सिडी के रिलेशनशिप में क्या होता था, 100% कंसोलिडेशन होती थी सर, ऐसे ही होता था सर, 100% सेल परचेज, 100% एसेट्स लायबिलिटीज। लेकिन क्या हो सकता है कि लेस देन 100% शेयर्स हो पेरेंट के पास? सर जी हो सकता है सर। तो फिर बाद में हम क्या करते थे, 100% प्लस करके एनसी का हिस्सा अलग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा हिस्सा अलग है ही नहीं, तो इधर पर यहाँ एडजस्टमेंट बस कितने से करेंगे, जितना इन्वेस्टर का हिस्सा है। क्या हम प्रॉफिट भी उतना ही ले रहे हैं, 25%, 30%, 40% जितना शेयर है, और किसको हम इग्नोर कर देते हैं, जो अदर्स है, अदर्स। तो इसी तरह जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी सिर्फ किसका हिस्सा कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टर्स शेयर इन प्रॉफिट रादर देन 100%, और बाद में एनसी का शेयर दें। हम लिखा करते थे एनसी विल बी इफेक्टेड, पहले 100% एडजस्टमेंट कर लेता था, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे कितने से, पेरेंट कह लें इन्वेस्टर कर रहे हैं, इन्वेस्टर शेयर इन प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर 25% है तो 25% एडजस्टमेंट ही 100%। देयर इज नो सच एडजस्टमेंट with regard to sale of inventory or profit and loss if company opt other than, अगर इक्विटी मेथड के अलावा, लेकिन ये बहस हमारी है ही नहीं, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा क्या होना, ब्रैकेट पढ़ लेना, प्लीज रिमेंबर unrealized gains and losses between parent and subsidiary were eliminated in full, और फिर डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट एनसीए शेयर अलग आइडेंटिफाई होता। तब आपने रजिस्टर खोल लेना है और कंसंट्रेशन का लेवल जरा बढ़ा लेना। एग्जांपल्स आ रही हैं 4 बल्कि 5, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। Scenario A, P is a 40% shareholder of A. E sell inventory to A. During the year, P sold inventory to A for rupees 3,000. Inventory cost 2,500. Inventory cost P 2,500 and was sold at 20% markup. That is एक अमाउंट बताई हुई है, कैलकुलेटर पकड़ लो। मार्कअप है या मार्जिन है? 2500 लिखे कैलकुलेटर पे, एक मिनट। 2500 क्या है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, सही है सर? 3000 लिखे कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 500 क्या है, प्रॉफिट है। None of the inventory had been sold by A by the year end. क्या ये सारा अनरियलाइज्ड है सर? वर्किंग स्टार्ट सर। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करवाएं फिगर्स के साथ। फिगर्स कैसे वर्किंग कर, अभी की आपने 3000 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 20 इज इक्वल हो गया 500। लिखें, अब ये 500 क्या 100% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? तो
क्या इसी 500 से डबल एंट्री करनी है? अब क्या करना है? ऊपर वाली जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो आप ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर्स शेयर, किसने किसको चीजें बेची हैं वैसे? पेरेंट ने एसोसिएट को। पेरेंट का एसोसिएट में हिस्सा कितना है? तो 40% है वो इंटर कंपनी है, बाकी क्या 60% प्रॉफिट उसने आउटसाइडर से कमाया। किसने किसको चीजें बेची हैं? एसोसिएट में पेरेंट का शेयर कितना है? तो पेरेंट ने 3000 की चीजें बेची हैं 500 प्रॉफिट रख के, तो 40% हिस्सा पेरेंट का एसोसिएट में है। लेकिन क्या एसोसिएट में 60% शेयर होल्डर्स कोई और भी हैं? तो इस 500 में से 60% क्या उनसे कमाया गया है? तो वो तो इंटर कंपनी नहीं है सर। सिर्फ कितने परसेंट इंटर कंपनी है सर? नहीं समझ आ रहा। ये 500 किससे कमाया? एसोसिएट से। एसोसिएट में सारे शेयर्स हमारे पास हैं, तो 60% किसके पास है? आउटसाइडर्स है वो, पेरेंट एसोसिएट के अलावा है वो लोग, तो उनका जो प्रॉफिट है वो तो अनरियलाइज नहीं है। हाँ, आपस का प्रॉफिट अनरियलाइज है। तो आपस का प्रॉफिट है कितना परसेंट? 40%। पहले क्या करते थे? नहीं, पहले भी हम ऐसे ही करते थे, लेकिन वो बाद में इफेक्ट लेते थे। एनसीई विल बी इफेक्टेड, विल नॉट बी इफेक्टेड, तो जितना उनका शेयर बनता था एनसीई का वो फिर अलग कंसिडर करते थे। अब यहाँ हम कंसिडर ही किसको नहीं कर रहे, अदर्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे, देयरफॉर यहाँ कितने परसेंट बस प्रॉफिट एलिमिनेट हुआ? इन्वेस्टर्स शेयर, इन्वेस्टर्स। और बाकी क्यों एलिमिनेट नहीं हुआ? क्योंकि वो वैसे ही आउटसाइडर्स है, पेरेंट और एसोसिएट के अलावा वो लोग हैं। पेरेंट कितने परसेंट शेयर होल्डर है? बाकी 60% कौन शेयर होल्डर है? किस में? एसोसिएट में। तो कैलकुलेट करना 500 इंटू 60% करना। ये 300 किससे कमाया गया? किसने किससे कमाया? पेरेंट ने ए के अदर शेयर होल्डर से कमाया। पेरेंट ने ए के अदर शेयर होल्डर। लेकिन ये जो 200 है, ये पेरेंट ने किससे कमाया? पेरेंट ने अपने आप से कमाया। पेरेंट ने 40% अपने आप से कमाया, तो ये अनरियलाइज है। आई होप कि बात समझ आ गई। अब आपने अज्यूम ये करना है, बल्कि पहला डिफरेंस नोट हो गया सर। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द न्यू थिंग? ओनली द इन्वेस्टर्स शेयर। आंसर आया 200। आपने अज्यूम ये करना है कि हम सारी स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं जो पॉसिबल है, तो बताएं क्या एंट्री करेंगे? और यार चीजें भेज दी यार, खुदा का नाम लो यार, हम कुछ नहीं बनाना चाहते, हम वही बनाना चाहते हैं तो रोज बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, हम सब कुछ बनाना चाहते हैं। वो तो जब आएगी तो बात कर लेंगे। क्या ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है सर? क्या वो भी करेंगे? वो भी सोच लेते हैं, क्या वो भी? लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट तो ये होती थी। अब बेस्ट सर जी ये है कि लिखना जरा छोड़ दें और काइंडली जरा प्लीज सोचना शुरू करें। ये एंट्री में कोई इतराज? कोई मैंने नई एंट्री इस वक्त आपके सामने रखी हो। अब ये एंट्री होनी है 200 से, और एनसी विल बी इफेक्टेड। ये बहस ही क्यों नहीं है? नहीं, ये वाली बहस ही क्यों नहीं है? हमने सही अपना रिकॉर्ड किया, ठीक है। लेकिन अब जरा थोड़ा सा इसके अंदर जरा डेप्थ में जाना। ये प्रॉफिट किसने कमाया है? तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होनी है पेरेंट की। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। पेरेंट ने कमाया। स्टॉक कहां पड़ा होगा? इन्वेस्टी मींस एसोसिएट के पास, तो स्टॉक कम होना एसोसिएट का। सोच लें जरा। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या स्टॉक क्रेडिट? नहीं सीरियस, वो नहीं समझ नहीं।
स्टॉक के अंदर प्रॉफिट है, स्टॉक में से प्रॉफिट बाहर निकालना है तो स्टॉक क्रेडिट होगा और प्रॉफिट डेबिट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा के कर दिया। अब क्या समझ आया? मैं तो समझाएगा कुछ प्रॉफिट है वो निकालना अनरियलाइज्ड। इससे क्या बनना बैद ना करिए, खुदा का नाम। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, स्टॉक से बाहर निकालना, स्टॉक से निकालेंगे तो स्टॉक कम हो जाता है और प्रॉफिट कम करेंगे तो खर्चा बढ़ा देंगे, प्रॉफिट खुद ही कम होगा। किसका प्रॉफिट कम करना सर? नहीं, ये पी और ए समझ आ गया। अब आपने वो जो कल छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस किए थे उनकी बेस पे फर्दर डिस्कशन बहुत ध्यान से सुननी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है मिलाए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं हम? सब्सिडरी की, एसोसिएट की, तो ये एडजस्टमेंट क्योंकि पेरेंट में है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल प्लस सब्सिडरी की प्लस 200। कॉस्ट ऑफ सेल पेरेंट की आ रही होगी कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल में, तो हम उसमें 200 प्लस कर दें। अब जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में आ जाए, स्टॉक में आ जाए, पेरेंट का स्टॉक उठाएंगे आप? सब्सिडी का उठाएंगे सर, दोनों का प्लस कर देंगे और उसमें से 200 माइनस कर देंगे। उसमें क्या है ही नहीं, तो एसोसिएट का भी प्लस कर लेंगे, वो करते नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? डेबिट में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रेडिट में क्या प्रॉब्लम है? एसोसिएट का स्टॉक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता ही नहीं। कर देते हैं, पहले मसला तो समझो। ठीक है, कौन से हेड पे अब इशू बन गए? क्या सब्सिडरी का स्टॉक आता था? पेरेंट का आता था सर, तो वो ठीक है आता था, प्लस होता था, एडजस्टमेंट होता था। अब एसोसिएट का स्टॉक कंसोलिडेट नहीं होना, ये प्लीज क्लियर है सबको? एसोसिएट की बैलेंस शीट में हम प्लस माइनस नहीं कर रहे उसमें, पेरेंट प्लस सब्सिडरी और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? स्टॉक नहीं आ रहा होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किसका? एसोसिएट का। पहले ये जो मैंने वर्ड्स बोले ये काइंडली जरा सही हजम कर लें, पेज नंबर 256 पे करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से काइंडली बेटा प्लीज साथ साथ रहना है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही? मिस्टर उबैद आप भी अपने आप को ऑनलाइन स्टूडेंट समझेंगे जब जब मैं कहूँगा। कुछ भी गुजारा है ना कर यार, उबैद ज्यादा कर रहे हैं। एक पैराग्राफ ढूंढना है, नहीं अभी सब मुसलसल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मेरी भी तेरी तरफ ही। ये वाला पैराग्राफ काइंडली ढूंढना है जो मैंने सर्कल लगाया ऊपर ही स्टार्ट में है कहीं। एक एंट्री लिखी हुई जो अभी मैंने आपके सामने लिखी, उसके नीचे जरा पैराग्राफ पढ़े आराम आराम से। स्टॉक ऑफ एसोसिएट डजंट अपीयर इन द फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं पहले आगे नहीं, बस यहाँ तक। ये फाइनल है सर? इशू कोई नहीं, इंशाल्लाह इशू आराम से फाइनल हो जाए ना, वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? स्टॉक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं है सर। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें बोर्ड पे देखें, वो बाकी जो लिखा बाद में पड़ेगा। अब किसका स्टॉक कम करना चाहते हैं? एसोसिएट का। एसोसिएट का स्टॉक अगर कम करेंगे तो क्या एसोसिएट के एसेट्स कम हो जाएंगे? क्या एसोसिएट के एसेट्स कम हो जाएंगे? एसोसिएट के अगर एसेट्स कम हो गए तो क्या एसोसिएट के नेट एसेट्स कम हो जाएंगे? नेट एसेट्स कम हो गए तो क्या हमारा नेट एसेट्स में हिस्सा कम हो जाएगा? और आपको पता है हमारा हिस्सा कहाँ आ रहा होता है? इन्वेस्टमेंट की फिगर में आ रहा होता है। नंबर 1, हम स्टॉक कम करना चाहते हैं। किसका? उससे क्या होगा?
टोटल एसेट, आराम आराम से, टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे। किसके? एसोसिएट के टोटल एसेट्स कम हुए तो किसके नेट एसेट्स कम हो जाएंगे? तो एसोसिएट्स के नेट एसेट्स अगर कम हो गए तो हमारा नेट एसेट्स में 200 से शेयर कम होना है, और अगर 200 से शेयर कम होना है तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट की फिगर 200 से डेबिट हो जानी है? ये परसेंटेज ही, क्या हमारा शेयर 200 से ही कम होना है? क्या ये 200% लग के आया है? तो स्टॉक क्रेडिट तो नहीं कर पा रहे हम, किसका? लेकिन उसके स्टॉक कम होने से अल्टीमेटली कहां तक इफेक्ट आना है? हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं कम हो। तो देयरफॉर किसकी जगह कौन सा हेड अपीयर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो सकती है, लेकिन स्टॉक की जगह, किसके स्टॉक की जगह किसकी क्या क्रेडिट हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट किसकी? इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं आ रही होती। किसकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? किस में? क्या वो फिगर आ रही होती है? उस स्टॉक के इस इन्वेस्टमेंट से क्या ताल्लुक है? उस स्टॉक का इस इन्वेस्टमेंट से ही तो ताल्लुक है। ये इन्वेस्टमेंट किस में हुई है? एसोसिएट के नेट एसेट्स में, और उसके अगर नेट एसेट्स कम होंगे तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, विच विल इफेक्ट व्हाट? आर इन्वेस्टमेंट फिगर। ये सही क्लियर होगी मेरी बात? मेरा नहीं ख्याल कभी आपने सही सोचा है। सेकंड एंट्री है मिलाया, जो सेकंड एंट्री है इक्विटी मेथड में, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। वो कैसे, मतलब उससे एंट्री की सेंस क्या है? क्या जितना नेट एसेट्स में इंक्रीज आया, क्या उससे हम उसमें से हमने अपना शेयर ले लिया, और बाद में अगर हमें पता चला कि हमारा नेट एसेट में हिस्सा कम हो गया है तो क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? पहले हमने ये हिस्सा कैसे ले लिया होगा? क्या एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से नेट एसेट्स देख के? एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसके नेट एसेट्स आ रहे होंगे? क्या उनमें स्टॉक भी होगा? उनमें स्टॉक भी होगा। किसका? तो उस वक्त हमने अपना शेयर ले लिया, लेकिन क्या बाद में पता चला कि उस स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 200 अगर शामिल है तो क्या हमने 200 ज्यादा हिस्सा ले लिया होगा? रिमेंबर 200 ऑलरेडी 40% हो चुका है, 40% में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। उस स्टॉक में प्रॉफिट आ कितना रहा होगा? 500 आ रहा होगा या 200 आ रहा होगा? उसमें 500 आ रहा होगा, लेकिन उस 500 में से 200 पे इतराज में है। क्लियर होगी मेरी बात? प्लीज बात समझ आ गई है? क्या समझ आई, जरा बोलेंगे? अपना अपना बोलना है सर, अपना अपना बोलना है सर, अपना अपना बोलना है। चेक करें जो आपने बोला इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ। Stock of associate doesn't appear in the consolidated statement of financial position. Therefore, तो जरा अंग्रेजी ज़्यादा खतरनाक हुई मुझे लग रही है। रिजल्टेंटली तो ट्रांसलेशन करने अपने लफ्जों में। नहीं इसकी नहीं, पूरी स्टोरी नतीजा क्या निकला उसका। हमने अपने ज़हन में दोबारा एक दफा एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाया, उसमें स्टॉक था इंक्लूडिंग 500 था, हमने शेयर ले लिया सर, इंक्लूडिंग दैट 500 हमने कितना इजाफी शेयर ले लिया? पूरा 500 इजाफी ले लिया या मल्टीपल 40% ले लिया? इन्वेस्टर शेयर ले लिया, हमने 2200 एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन क्या बाद में पता चला वो 200 तो अपना ही प्रॉफिट है, तो फिर क्या किया? उसको एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट कर दिया?
आई होप के बाद अब समझ आ गई। बस अगर ये समझ आ गई तो कहानी अब खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब अब इसी के अंदर घूमना फिरना। आपने सिर्फ विजुलाइज अब क्या करना है कि क्या ये आ रहा है, क्या वो आ रहा है। अगर आ रहा है तो आने दें, और अगर नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह भी सोच लिया करेंगे कि फिर क्या अल्टरनेट हो सकता है। Investment was debited by more of ₹200 was resultantly नतीजतन वो डेबिट हो गई थी, और देयरफॉर अब हमने क्रेडिट की, हो गई थी हमने ठीक की नतीजतन। ठीक, मेरा ख्याल है ये नोट करना चाहिए आपको एक दफा कम से कम। ये मैंने क्रॉस किसको सिर्फ लगाया, स्टॉक की जगह क्या होगी। चलिए ये एक दफा लिख लें इसमें। So what is the double entry of unrealized profit if the goods are sold by parent to associate? मेरे नजदीक इसका रट्टा लगाना इम्पॉसिबल है और जरूरत नहीं है। एंट्री वही ज़हन में रखें, कौन सी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, क्या ख्याल है, और उसको फिर एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसको इस तरह रट्टा लगाना इम्पॉसिबल होता है और जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। अभी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। डन है प्लीज। जी सर। तो बेटा एक काम तो लेने दे यार। सर उसका क्या होगा, इसका तो ले यार। हमने कभी भी इस एंट्री के साथ सेल परचेज डिस्कस नहीं की, तो सोच के बताएं। वो सेल परचेज कब कंसिडर डिस्कस करते हैं, जब स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इंशाल्लाह बनाएंगे तो आते हैं। इसको छोड़े वो क्या होगा, इंशाल्लाह वो भी होगा। पहले इधर इसको फाइनल करना है। अच्छा, अब मैंने अभी इस एंट्री में कहा कि सपोज हम सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन सपोज आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिक्वायर्ड है। ना 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 ना, जज्बाती नहीं, रिलैक्स होकर देखें एंट्री, बताएं कोई हेड बदलाएंगे मुझे। हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल पेरेंट की जगह सीआरई डेबिट, स्टॉक की जगह लिखें। एनसीए भी तो अफेक्ट होगी यार, वो सब्सिडी वाली तो होगी यार। ये सब पेरेंट की इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में, सब्सिडी इज नथिंग टू डू विद दिस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। डन है सर जी, यहां तक कंफ्यूजन। सिनेरियो बी में आ जाए, वापस आ रहे पेज नंबर 255 पे, और अब 255 से आगे नहीं जाना, बस वो एक दफा जाना था, वापस आ जाओ। पेज नंबर 255, सिनेरियो बी। use the same information as above in A scenario, except that only 80% of the inventory that was sold to A was in hand at the year end. हो सकता है सर, डेटा ही है, कितने परसेंट चीजें स्टॉक में बची हैं, वो 80% बिकी हैं। ऑन हैंड लिखा हुआ सर, 80% बच गई स्टॉक। वर्किंग कैसे करूं, फुल कंसंट्रेट, यहाँ परसेंटेजेस काफी सारी हो जानी है, वो क्यों है इतनी सारी, वो सही ध्यान से देखनी है जी। 3000, पहले तो ये पता चलवाएं स्टॉक है कितना, 3000 ही स्टॉक है। नहीं यार, नहीं सर, अब स्टॉक तो 3000 नहीं होगा, ये अब सारा स्टॉक तो नहीं होगा, ये तो अब सेल है, टोटल सेल है, 3000 की बेची है, क्या सारी बची हैं, वही ना। मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मसला स्टॉक बचने पे है, ये सारी चीजें सेल होंगी। तो पहले तो स्टॉक बचवाएं कितना, तो पहला 80% क्यों आया, ये स्टॉक की अमाउंट है,
स्टॉक की अमाउंट लिखें, साथ साथ चलें और सोचते रहिएगा परसेंटेजेस का। चौबीस सौ समझ आ गया सर? क्या डिवाइडेड बाय बताएं 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, एक मिनट सॉल्व करें। 400 का पूरा नाम बताएं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन स्टॉक, इज इट 100% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? एंट्री बताएं। अब ये प्रॉब्लम आनी है, हम कुछ चीजें यूज हो गए हैं तो इसको सही फाइनल करना था। ये अभी 100% एनालाइज प्रॉफिट आया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इन्वेस्टर शेयर 40%। क्या अमाउंट फाइनल है? अमाउंट फाइनल है। किसने किसको चीजें बेची हैं? सिनेरियो वही है, ए वाला ही है। हम सारी स्टेटमेंट्स अगर बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल किसकी डेबिट कर दें, स्टॉक किसका क्रेडिट, किसका क्रेडिट, एसोसिएट का, उसकी जगह क्या करें? वो क्यों उसका स्टॉक कंसोलिडेट नहीं होना, उसका स्टॉक कंसोलिडेट नहीं होना, लेकिन जो कम होना है स्टॉक, उसका इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट तक आना है, लेकिन कितने से अब आना है? 160। Okay, please. If only balance sheet is prepared. If only consolidated statement of financial position is prepared. CRE debit, investment credit. यार बैलेंस शीट में तो स्टॉक आ रहा होगा ना, कि सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो स्टॉक आ रहा होगा ना, एसोसिएट का नहीं आ रहा होगा यार, एसोसिएट का नहीं। आप लोगों की यार एक मीटिंग करवानी है मैंने, जो बच्चे FA1 इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ही इस वक्त मेजॉरिटी जो है, मुझे लग रहा है कि, लेकिन आपकी मीटिंग में से क्यों करवानी है? नहीं, मेरा ख्याल समझाना बनता, मतलब बिल्कुल ही आप जैसे ही हैं जैसे आप होते थे उस समय में। आपके लिए भी मैं कहता होता था, पता नहीं किसी ने समझाया कि नहीं। आपके लिए भी मैं सीनियर्स को कहता होता था कि जहां कोई हंसते नौजवान नजर आए वो वही होंगे। उनको कहें ठीक है मुस्कुरा लें, लेकिन ज्यादा मुस्कुराते के नजर आए। उनको समझाया कि नहीं, किसी ने समझाया था आपको? लेकिन आपका बनता है वैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कौन समझाया? जैसे ही आखिरी आधा घंटा बचता है क्लास में, पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। बल्कि मैंने पता नहीं आधा घंटा गलत ही कहा। पैकिंग तो हो चुकी होती, आते ही याद आता है ये किधर फंस गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या फिर आज वही, ये किधर आ गया। बारह समझाना बनता है सर, कोई समझे ना समझे क्या ख्याल है? कोई कह ना सके यार समझाया नहीं, सी सिनेरियो से। लेकिन मैं अगले 20 मिनट पहले ये देखता हूँ कि ज्यादा जरूरत किसको है। लेकिन बेटा आप लोगों को गेम पता चल गई भी है, तो देखें जिस शख्स का आई कैप हॉल का चक्कर ना लगाओ पेपर में, वो तो इस तरह करते अच्छा लगता है। जो एक दफा आई कैप के हॉल से गुजर आया है, उसका ये नहीं बनता कि उसका टाइम ही सेट ना हो। उसको यही ना पता चले क्लास का टाइम अगर 8 बजे है तो 8:30 पहुंचना है, उसको यही पता चलता रहता पूरा सेशन। और कभी कभी बंदा चला जाए, जरा चेक कर ले क्लासेस हो रही ही नहीं। पता नहीं वैसे आप लोगों का क्या स्टाइल है पढ़ाई का। मेरे नजदीक तो 1 मिनट अगर आपने बात सही नहीं सुनी तो अगली चीज लिंक्ड होती है। मतलब फर्ज करें किसी ने स्टॉक वाली बात नहीं सुनी, तो अब जिस तरीके से मैंने पहले बता दी, डेफिनेटली इतना टाइम ही नहीं मैं फिर बता सकूं। फिर हम कहते हैं ठीक, फिर हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। अल्लाह मालिक है। ठीक है सर, अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए। और डेफिनेटली फिर आप पढ़ाई एंजॉय भी नहीं कर सकते अगर आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही।
तो अगर कोई चीज आपकी बीच में मिसिंग है, कोई एक लिंक मिसिंग है और नेक्स्ट किसी क्वेश्चन वो चीज आ जाए, तो फिर ऐसे ही होता है, ये नहीं आएगा, वो भी नहीं आना, आखिर कुछ ना कुछ तो आना ना ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी वो चीजें नहीं आती जो हम छोड़ के गए होते हैं, लेकिन हमने छोड़ा ही इतना होता है कि आखिर क्या क्या ना आए। अब ठंडे दिल से पेपर एनालाइज करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं आया, वो भी और वो भी और वो भी और वो भी, लेकिन हमने छोड़ा ही इतना कुछ हुआ था कि वो और वो आ गए, वो नहीं आया, वो और वो नहीं आया। हम भी ऐसे ही थे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपनी तरफ से अगर 100% हो तब मुश्किल सर जी को गुजारा होता है पेपर, वो भी फिर उसके बाद डेफिनेटली एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन खुदा ना खासा गलत सिलेक्ट होना ना हो जाए, उसमें टाइम ना वेस्ट हो जाए, वो अलग फैक्टर्स हैं। लेकिन वो तो फैक्टर्स किसके लिए हैं, और जिसकी तैयारी ना हो मेरी तरह के लोग, वो तो वेले बैठे होते हैं, चाय भी पिलाते हैं वो। क्या बात है, सी सिनेरियो सर लास्ट 15 मिनट्स। मेरा ख्याल है क्या कुछ शुरू करना चाहिए, बहुत से नौजवान इंटरेस्टेड होने उसमें, पेपर तो होता ही रहता है। यही डिस्ट्रैक्शन है सर जिंदगी में, सी सिनेरियो से। तो मेरे नजदीक ये 100% कंसंट्रेशन का काम है। तो आप लोगों को शायद महसूस होता है मेरा एक शायद वो तकिया कलाम सा कंसंट्रेट कंसंट्रेट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपको लगता होगा ऐसी जबान पे से अंग्रेजी का एक लफ्ज याद कर लिए, तो ठीक है, एक दो चीजें मुझे याद हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो यूजलेस है वैसे, और आप बातों का स्टॉक खत्म कर लेते हैं, पढ़ाई होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें सोच के आते हैं मुझे लगता है वो कभी नहीं हुआ कि कुछ रह गई हो। सिनेरियो सी सर, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, 5 मिनट एक्स्ट्रा बनते हैं मेरे प्लान। मैं नहीं खड़ा होना, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट में बैठे हैं यार, क्या हो। पी हैज 40%, सबसे टेंशन उनको हुई है जो 10 मिनट लेट आए थे। पी हैज 40% शेयर, पी इज अ, चलिए अब सीरियस हो गए, पी इज अ 40% शेयर होल्डर ऑफ ए। सिचुएशन उलट करना सर, पी बाइज इन्वेंट्री फ्रॉम ए, किसने किससे सर, एसोसिएट टू पेरेंट सिचुएशन, एसोसिएट ने बेचा है, किसने खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर पी बॉट इन्वेंट्री फ्रॉम ए फॉर रुपीज 3000, inventory had a cost of rupees 2500, 80% of the inventory was in hand at the year end। कर दें fully concentrate वर्क, चलाएं वर्किंग, नहीं सर ना, 2400 कैसे पता चला आपको, चलिए ठीक है जी, 3000 के 80% करवा दें पहले, 1 मिनट, 24 तक तो मैं पहुंच गया, आगे बता, आगे 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 आगे, प्रॉफिट का बताएं कैसे करूं, वो कहां पता चला, नहीं वो ऊपर लिखा हुआ, अब यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन शायद एक और काम भी कर सकते हैं। 3000 के अंदर कितना प्रॉफिट है, 500, एक मिनट कैलकुलेट करें, 500 तो कैलकुलेट हो जाएगा ना इस डेटा से। 500 में से स्टॉक कितने परसेंट बचा है, तो क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी 80% होगा, तो यकीन मार्कअप निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं वैसे। 500 लिखें कैलकुलेटर पे, नहीं नहीं 500 क्या है, मैंने 500 क्या बताया, प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3000 करूंगा तो मार्जिन निकल आएगा। और हमारा एक दफा डिसाइड हुआ था कि परसेंटेज ना हो तो शायद मार्जिन निकाल लेंगे, तो कोई नहीं मार्जिन निकाल लेते, प्रॉफिट की अमाउंट बदल जाएगी। 500 रुपया लिखवाएं, एक मिनट छोड़ दें सब कुछ, 500 लिखवाएं, 500 समझ आ गए, मैंने 3000 से डिवाइड किया, मेरे परसेंटेज बता 16.666666, आने दे रुपये का फर्क ना आ जाए। लेट्स सी परसेंटेज मैंने फाइंड आउट कर ली, 2400 बताएं क्या है, स्टॉक इन हैंड, डिवाइड बाय बताएं बेस्ड ऑन माई परसेंटेज 100 इनटू 16.6666 करें जरा, आंसर आंसर 400 क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ही है ये, ठीक है प्लीज, ये बेटा ये 400 400 रहना है यार। प्रॉफिट की अमाउंट की बेस अगर कॉस्ट बनाएंगे
तो कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। प्रॉफिट की अमाउंट की बेस अगर सेल प्राइस को बनाएंगे तो परसेंटेज सेल्स की बेस पे आ जाएगी। सेल की बेस पे आए या कॉस्ट की बेस पे आए, इट डजेंट मैटर, आप वर्किंग सही करें आपका आंसर ठीक आएगा। मेरा ख्याल में इस तरह लिखा, एक दफा फिर रिवीन आई थिंक जी नहीं बात समझ आ गई। ये बात हमारी हुई थी, जरा यहाँ नोट करें, जरा प्लीज देखा करें इस तरह की चीजें। इल्यूजन में एक दफा ये बात हुई थी, तो एक दफा दोबारा देखिए, वहां यही बात इसी तरह आपने सुनी थी, परेशान होगी, ये भी हो सकता है। तो आज फिर वैसे ही आपने देखा ये क्या हो गया। तो अमाउंट की बेस बदलने से प्रॉफिट नहीं चेंज होगा, उसकी परसेंटेज बदल जाएगी बेस की बदलने की वजह से। बेस के बदलने का मतलब क्या है? सेल की बेस पे 16% है, कॉस्ट की बेस पे 20% है, अमाउंट रिमेन सेम। हाँ अगर आपने कॉस्ट की बेस पे वर्किंग की होती है आप डिवाइड बाय 120 करवाते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 100 क्यों करवाया? सेल 100 है, बस ये फर्क पड़ा। चले सर इस बहस को मेरा ख्याल छोड़ा। ये 400 समझ आ गया सर? अब डेफिनेटली ये 400 कैसे भी आ सकता था, मार्कअप कैलकुलेट कर लेते, लेकिन एक सीधा तरीका मैंने भी आपके सामने क्या रखा था, 500 नहीं, 500 इंटू 80% किया, 500 क्या था। और अगर स्टॉक 80% बिक गया तो इसका मतलब, सॉरी 80% बच गया, तो प्रॉफिट का भी 80% अनरियलाइज है, 20% रियलाइज स्टॉक के साथ ये ना। तो जितना टोटल प्रॉफिट है उसका पोर्शन अनरियलाइज्ड है जो स्टॉक बच गया, और जो स्टॉक बिक गया वो रियलाइज। ठीक है, तो और कैसे किया था अभी आप लोगों ने? 500 इंटू 80% क्यों कर लिया? 500 क्या था टोटल प्रॉफिट, 80% क्या है जो स्टॉक बचा हुआ है, तो जो स्टॉक के अंदर 80% प्रॉफिट है वो अनरियलाइज। ठीक है जी, प्लीज फाइनल एंट्री की तरफ आए। सॉरी बिल्कुल ठीक है। 400 क्या आ गया? नहीं नहीं अब शेयर नहीं, ये 100% अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब किसे क्या बनाना, इसको क्या बनाना, क्या बनाना, इन्वेस्टर शेयर बनाना। तो इन्वेस्टर शेयर कितने परसेंट है? तो 160 अब क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जिसे एलिमिनेट होना। एंट्री की तरफ आए, एकदम एंट्री चेंज नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है और स्टॉक क्रेडिट। मत लिखें इस तरह, देखें पहले देखें कौन सा कॉस्ट ऑफ सेल अब किसकी डेबिट होनी, प्रॉफिट किसका कम होना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी उसकी। स्टॉक किसका कम होना है, पेरेंट का। लिखे सोच लो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, साथ साथ चल रहा है। जी कॉस्ट ऑफ सेल एसोसिएट और स्टॉक पेरेंट फाइनल है। अब आए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए। प्रॉब्लम बताएं आप कॉस्ट ऑफ सेल में है या स्टॉक में है? कॉस्ट ऑफ सेल में। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोचें, आराम आराम से सोचें। किसकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाना चाहते हैं आप? एसोसिएट की, लेकिन उससे कंसोलिडेट नहीं होगा। पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, सब्सिडरी की आएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल कंसोलिडेट नहीं होनी, देयरफॉर उसमें 160 या प्लस नहीं हो सकता, तो अल्टरनेटिव इंशाल्लाह ढूंढते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी है आपने एसोसिएट की, उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। क्या प्रॉफिट कम होने से आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लेते हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट, डेबिट की हो जाएगा ये। और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी थी यार, तो उसके बढ़ने से क्या होगा, उसका प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, हमारा शेयर इन प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर स्टॉक क्रेडिट करने में कोई इतराज लिखें। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है।
तो वंस अगेन आई सजेस्ट कि कोई रट्टा नहीं, इसी तरह एंट्री सोचें, हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस इंशाल्लाह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रट्टे की जरूरत नहीं है। बस सिचुएशन अब ये आनी चाहिए कि ये जो एंट्री पहली वाली वो जहन में आए, और रादर देन उसको लिख के काटा जाए, वो जहन में कट के फाइनल हो। जी फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड। क्या डेबिट क्रेडिट हो सकता है? सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। जो क्या जी प्लीज? सिनेरियो डी। शुरू करें जी। Parent is a 40% shareholder of A. A sold a plant which is an item of property, plant, equipment to P. हो सकता है? A to P situation है सर। At the beginning of the current year के स्टार्ट में बेचा है। कितनी कैरिंग अमाउंट का, कितने का बेचा है? पुरानी कंसोलिडेशन से मिला। गेन टू बी रिवर्स, बिल्कुल ठीक है सर। गेन टू बी रिवर्स कितना सर? 5000। डेबिट क्रेडिट? Gain to be reversed. Debit. Next line. On the date of sale, the asset had a remaining life of 5 years. Depreciation to be charged or reversed? Reverse, sir. Reverse. Depreciation to be reversed. कैसे? 5000 डिवाइड बाय 5 पूरा साल। कब से कब तक होता है वैसे सोच के तरफ? हाँ जी, ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक जी। 1000 क्रेडिट नेट, 4000 नेट गेन टू बी रिवर्स। जी एंट्री या पहले कुछ और? यहां तक तो वहां भी करते थे, लेकिन यहाँ एंट्री से पहले इन्वेस्टर शेयर बनाना। कितने परसेंट? 40%। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये नया है और ये अक्सर भूल जाता है। व्हाट इज 1600 नाउ? अब इन्वेस्टर शेयर है ये। सोच के सारी स्टेटमेंट ज़हन में रख के रिलैक्स होके एक एंट्री बना। गेन टू बी रिवर्स्ड? नहीं वो बहस बात की है। गेन डेबिट, एसेट क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, क्या ख्याल है? ऐसे ही नहीं है। गेन टू बी रिवर्स्ड किसका गेन? एसोसिएट का। किसका? प्लांट पेरेंट का। लिख के फाइनल करना। तो एकदम गलत अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल एकदम हो सकता। तो कोई नहीं, आज का दिन जरा पहले लिख लें, फिर जहन में रख के फाइनल करें। जब इस नतीजे पे आप पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह एंट्री बन जाएगी। ये नहीं कंफ्यूजन एनीवेयर? जर्नल स्टूडेंट्स, किसी हेड पे इतराज? किसी हेड पे इतराज? क्या एंट्री फाइनल हो जाएगी इसकी जगह पर? शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। डन सर।
अगर सिचुएशन हो जाती है वाइस वर्सा, पेरेंट टू ए सिचुएशन हो जाएगा इसी स्टोरी में, अगर पेरेंट टू ए हो जाए तो एक फाइनल एंट्री बताएगा, क्या अमाउंट सेम रहेगी? पहले 4000 आएगा, इन्वेस्टर शेयर बनेगा, 1600 की एंट्री सोच के गेन डेबिट ही होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ने क्रेडिट ही होना है, लेकिन अब गेन किसका होगा? तो गेन एज इट इज डेबिट होगा, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की जा सकती है, तो गेन डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय ₹1600 if P to A situation. जी एनी कंफ्यूजन? बाकी इसका कीजिएगा पेज नंबर 255 से लेके ये जो एंट्रीज आपने की हैं ये आपके पास एक्सप्लेन हुई है फर्दर, पेज नंबर 258 तक जो एंट्री आपने हाथ से लिखी है इनको जरा मेरे ख्याल एक नजर वाइज कर लीजिएगा। ये मैंने 2-3 पीछे भी क्वेश्चन किए हैं छोटे छोटे, तो मेरा ख्याल है कि शायद कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आप डन है प्लीज सर? तो काइंडली रिवाइज करके आइएगा क्वेश्चंस में, फिर इस तरह की मिस्टेक्स अब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।